हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम लेकर आए हैं जुडिशरी चैप्टर क्लास 11 का पार्ट 2। अगर आपको पार्ट 1 जिसमें हमने टॉपिक 1 को पढ़ा था, व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2 जो कि है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, टॉपिक 3 रिमूवल ऑफ जजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी को अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब देखिए, जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है वो एक जो पॉलिटिक्स है उसका एक हिस्सा है। क्यों है ऐसा, क्यों कहा जाता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस? ऐसा इसलिए है क्योंकि यही लोग चुन कर जाते हैं, जो जज बनते हैं यही लोग होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, और इससे हमारे लॉज, हमारे लेजिस्लेशन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये हम कह सकते हैं ज़रूर कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो गवर्नर्स होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर जो सीजेआई होता है, वो सभी इन्फ्लुएंस करते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को, यानी जजेस में को अपॉइंट करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये 3 एक इंट्रोडक्शन पॉइंट्स थे आपको ये समझने के लिए कि क्या लेजिस्लेशन का कोई रोल है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में। तो हाँ, है रोल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो सबसे बड़े जज माने जाते हैं, उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर चुनना होता है तो हमेशा से इंडिया में ये कन्वेंशन, एक प्रथा फॉलो करते हुए आए हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा, यानी जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे सारे, उनमें से जिनकी एज सबसे ज़्यादा होगी उसे ही हम सीजीआई के रूप में अपॉइंट कर देंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे। लेकिन ऐसा 1973 में और 1975 में 2 बार ऐसा हुआ जब इस कन्वेंशन को तोड़ा गया, यानी एएन राय को सीजीआई बना दिया गया था, जबकि उनसे ज़्यादा 3 सीनियर मोस्ट जजेस अवेलेबल थे। और वहीं पर दूसरी बार जब 1975 में एमएच बेग को सीजीआई बना दिया गया था, जबकि सीनियर मोस्ट जज उस समय जस्टिस एचआर खन्ना थे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई, देन यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं शरद अरविंद बोबडे, जिनकी आपको ये फोटो दिख रही है। चलिए अब हम जानते हैं कि हमने अभी पढ़ा सीजीआई को कैसे अपॉइंट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो अदर जजेस हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो उनको अगर अपॉइंट करना है, जैसे कि अगर कोई जज है जो सुप्रीम कोर्ट का है या फिर हाई कोर्ट का है, तो उसको अपॉइंट करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट। सीजीआई को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन उनमें एक कन्वेंशन चलती आई कि सीनियर मोस्ट जज को चुना जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को चुनते हैं तो उसमें प्रेसिडेंट चुनते हैं, और सीजीआई कंसल्ट, मतलब सीजीआई एडवाइस करते हैं कि आप इनको चुनिए। और ये ज़्यादातर प्रेसिडेंट पे होता था कि वो चुनते हैं या नहीं चुनते। तो ऐसा ये मामला बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि, तो 1982 से और 1998 में कई बार डिस्कशंस हुई कि क्या चीफ जस्टिस का जो रोल है वो सिर्फ कंसल्टिव है। तो धीरे धीरे ऐसा ओपिनियन बनने लगा कि नहीं, जो चीफ जस्टिस का जो ओपिनियन होगा उसको मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। तो अब देखते हैं कि जो चीफ जस्टिस, अब क्या होता है, चीफ जस्टिस रिकमेंड करते हैं उन लोगों का नाम जिनको हम जज बनाना चाहते हैं, और वो कंसल्ट करते हैं 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, यानी 4 सुप्रीम कोर्ट के जज और सीजीआई, ये पांचों मिलकर रिकमेंड करेंगे नेम प्रेसिडेंट को कि आप इनको जज बनाइए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी। इसका मतलब होता है कि कलीग से डिस्कशन करना, मतलब कलीग यहाँ कौन है, जो सीनियर मोस्ट 4 जजेस हैं उनसे कौन कंसल्ट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस। तो यही हो गया प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी। और एट द मोमेंट्स देयरफॉर, तो अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि जो हमने बताया आपको कि इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द डिसीजन ऑफ द ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैरीज ग्रेटर वेट, मतलब अब क्या हो गया है कि जो ये जज वगैरह कहेंगे उनको ज़्यादा माना जाएगा, और प्रेसिडेंट उन्हीं को अपॉइंट करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे कहेंगे कि जिनका नाम देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ जजेस। अब देखिए, अगर किसी जज को सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट को निकालना है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। इसमें क्या है कि अगर आपको, इफ़ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैज़ टू बी रिमूव्ड, देन ही कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी अगर जज कोई मिसबिहेवियर करता है और वो प्रूफ हो जाता है या फिर वो उस लायक के ही नहीं है कि वो जज रहे, तभी हम
किसी जज को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा कि आपको पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी से, नोट कीजिए शब्द स्पेशल मेजॉरिटी से, एक मोशन पास कराना होगा रिमूवल ऑफ जजेस के लिए। तो इट इज़ नाउ वेरी क्लियर दैट द प्रोसीजर दैट द रिमूवल ऑफ जजेस इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर, बिकॉज जो स्पेशल मेजोरिटी लाना होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। एक क्वेश्चन में ये नंबर भी आ सकता है कि डिफाइन स्पेशल मेजोरिटी, जिसका मैंने आपको नोट नीचे दिया है। अगर आपको अब सवाल आ जाए कि रिमूवल ऑफ जजेस पे, तो आप ये जो 3-4 पॉइंट है इसको आप लिख सकते हैं। और अगर लॉन्ग में आ जाए कभी भी, तो आप इसमें स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो होता है कि अगर पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की समझ लीजिए लोकसभा हाउस है, अगर उसमें जितने भी टोटल जो मेंबर्स हैं और वहाँ वो प्रेजेंट है और वोट करने वाले हैं, तो उनका 2/3 यानी टोटल का 2/3, यानी अगर 30 मेंबर्स हैं तो उनका 20 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि ये कह रहे होंगे कि हमें रिमूव करना है जज को। और उसी के साथ साथ ये क्या होगा कि जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं स्टेट्स में, तो अगर आधी स्टेट लेजिस्लेचर्स ये कहती हैं कि आप हटा दीजिए जज को, तभी वो हटाया जा सकता है, और इसी को हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। और जो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट दोनों को इसी तरह मतलब 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी से इस बिल को पास करना होगा। तो अगर मैं एक बार पढ़ दूं, व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी? इट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting in the parliament. It also requires the assent of half of the state legislatures. Both houses must pass the bill in the same manner. ये डिफाइन करने के लिए आ सकता है। अब देखिए, जब हम अपॉइंट करते हैं किसी जजेस को तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जब हम रिमूवल की बात करते हैं तो वहाँ पर लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। अभी तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जहाँ पर पार्लियामेंट में मोशन पास हुआ था रिमूवल के लिए, लेकिन वो मोशन जो जज हैं वो रिमूव नहीं हुए क्योंकि मोशन पास नहीं हो पाया। और उन जज का नाम था वीरास्वामी रामास्वामी, वॉज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट जज अगेंस्ट whom रिमूवल प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इस टॉपिक से ये मैंने आपको 2 सवाल दिए हैं जो आ सकते हैं। अगर आप ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, अगर हमारी जो आगे चलकर एक वीडियो आएगी क्वेश्चंस वीडियो, उसमें हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सवाल है, हाउ कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस? इसको आप प्लीज़ प्रैक्टिस में करिए। और दूसरा है, हाउ कैन अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस? ये 2 सवाल हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, ये एक मैंने एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ डाला है जो कि बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी को समझाता है। अगर हम जुडिशरी को डिवाइड करना चाहें लेवल्स में, तो ऐसे 4 लेवल्स में। सबसे छोटी जो लेवल होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यहाँ पर सिविल केसेस हो गए या फिर छोटे मोटे जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। उसके ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट, और सबसे बड़ा जो होता है कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से 1-1 मार्कर्स के सवाल बन सकते हैं। अगर कभी स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी पर आ जाए 3 नंबर में या फिर थोड़ा बड़ा, तो आप ये पूरा स्ट्रक्चर नोट डाउन वहाँ कर सकते हैं। चलिए अब हम इस टॉपिक को समझेंगे क्वेश्चंस से। हम देखते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 मार्कर्स में। तो पहला सवाल है, हु कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट? तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाउ इज जुडिशरी स्ट्रक्चर? तो इस जुडिशरी को 4 हिस्सों में बांटा गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हु कैन ट्रांसफर केसेज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर? एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में अगर केसेस को ट्रांसफर करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द हाइएस्ट कोर्ट इन इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन दिल्ली is the highest court. Question number 5, which court consider cases of civil and criminal nature? तो लोएस्ट लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो कि इन केसेस को हैंडल करते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच कोर्ट कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ? मतलब किसी कोर्ट से अपने कोर्ट में अगर लाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। या फिर यहाँ इसका मतलब हुआ कि अगर हाई कोर्ट में कहीं चल रहा है कोई केस, तो अगर उससे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो अपने अंदर ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट्स के पास भी ये राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए रिट्स का इशू कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन इंडिया।
अगर आपको रिट्स के बारे में जानना है, जो कि 5 नंबर में आ सकता है, 5 रिट्स भी होते हैं और 5 नंबर में ये सवाल बनता भी है, 5 से 6 नंबर में, तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें लिख कर दीजिए, हम उस पर एक अच्छे से एक वीडियो ला देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम अगली पार्ट 3 में आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा टॉपिक होता है। तो इस टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल 8 टॉपिक्स हैं और अभी मैंने 4 तक डिस्कस कर लिया है। तो 5th जो टॉपिक होगा, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, को हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।